प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में ऊपर जाएगी या फिर डूब जाएगी, इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर इकोनॉमी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एज ए इन्वेस्टर हमें जानना चाहिए। बेन एंड कंपनी, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा ना, टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। उनका एक रिपोर्ट आया है, उनका बोलना है कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड एसेट्स है ना, वो आने वाले सालों में दैट इज़ 2035 तक 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का हो चुका होगा। मतलब कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाए ना तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें। मेरा भी ना इस सेक्टर से रिलेटेड दो इन्वेस्टमेंट है, दो स्टॉक्स है मेरे पास। ऑफ कोर्स कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं, एएमसी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड दो स्टॉक्स मेरे पास है क्योंकि वहाँ पे उम्मीद है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा। और कल मैंने आपको बताया भी था ना कि बैंकिंग स्टॉक, तो एक पीएसयू तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ था, एक प्राइवेट भी आज मैंने फाइनल किया है कि भाई इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक पीएसयू और एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और मोस्टली जल्दी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बात होता है तो क्या बोला जाता है कि भाई सिर्फ क्वालिटी अच्छा रखें, अच्छा कंपनी हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, इन्वेस्ट करके भूल जाए। हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस लगातार 2-3 साल से बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न आ रहा है, या फिर उस म्यूचुअल फंड कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, किस तरह का फ्रॉड हो गया या फंड मैनेजर ज़्यादातर छोड़कर चले गए, इस तरह का कुछ इशू आया, तब वहाँ पे तो ऑफकोर्स चेंज करना बनता है। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, लेकिन ऐसे छोटा मोटा अंडर परफॉर्मेंस के आधार पे चेंजेस बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, प्रोवाइडेड स्कीम अच्छा हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन जब आप स्टॉक्स की बात बोलते हैं ना तो यहाँ तो फंड मैनेजर आप खुद है ना। म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर दूसरा होता है, आपने उसको पैसा दे दिया, वो मैनेज कर रहा है, तो वहाँ आप आराम से पड़े हुए हैं। लेकिन स्टॉक्स जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो वहाँ फंड मैनेजर आप खुद हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और समय समय पे कहीं कहीं थोड़े बहुत चेंजेस भी करने होंगे। कल मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया था ना, तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब कोई सेक्टर ना आपको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में अच्छा करेगा, ठीक है, और एक समय ये भी आता है कि जब कोई सेक्टर लगता है कि अब परफॉर्मेंस उसका डाउन होने जा रहा है, तो ध्यान रखें, अगर आप किसी स्टॉक में, ठीक है, 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना कि भाई वो सेक्टर जो ऊपर जा रहा है उसका एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो ऑफकोर्स वहाँ भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप कुछ सालों में ही कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो जब भी कोई सेक्टर आपको लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है, आने वाले 2-3 साल तक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिर्फ अगर उसी पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे वैसे स्टॉक सेलेक्ट करें जो कि क्वालिटी वाइज तो अच्छे हों लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो टॉप में है उनसे थोड़ा नीचे हो। ठीक है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा करता है तो देखा गया है कि भाई वैसे स्टॉक्स जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है ना, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल वाइज भी उनका जो रिटर्न्स है थोड़ा बढ़कर आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डाउन है, तो जब पूरा इकोनॉमी इंप्रूव करेगा, वो सेक्टर इंप्रूव करेगा, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके पैरामीटर्स कहीं ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होगा नहीं होगा फ्यूचर है, नोबडी नोज, हमेशा ध्यान में रख लें, हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर आप देख रहे हैं कि नहीं अब यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप उसी सेक्टर के स्टॉक्स में बने रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास बेस्ट क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं ना वो होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो टॉप क्वालिटी का स्टॉक है ना वो अपना परफॉर्मेंस ज़्यादातर मेंटेन करके रखेगा। लेकिन जब ऊपर जाने वाला हो तो थोड़ा सा डाउन स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप उस अपवर्ड मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में बने रहना चाहते हैं 10-15-20 ईयर्स, तब ऑफ कोर्स इन चीज़ों का ज़्यादा मतलब नहीं है। नाउ आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज के टॉपिक को कवर करने से ही रिलेटेड है फेड का जो पॉलिसी डिसीजन आया वो, क्योंकि इसी से मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी
क्यों अच्छा कर सकता है या फिर ख़राब कर सकता है आने वाले दिनों में या फिर महीनों में या फिर सालों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो फेड रिज़र्व ने, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला, तो हो गया। तो उनका जो अब रेट है वो 3.5 से 3.75% हो गया है। अब थोड़ा सा हम यूएस इकोनॉमी को समझ लेते हैं कि भाई फेड रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या बोला है, ताकि जो भी आगे मैं बताऊँ ना आप उसे समझ सकें कि किसी भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अप है, डाउन है, या फिर उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आपको पता चलेगा, ताकि आप इंडिया से इसको कोरिलेट कर सकें। तो देखिए फेड रिजर्व का काम क्या है, तो उसके पास डुअल मैंडेट है, ठीक है। 2 डुअल मैंडेट गोल है। एक तो है कि भाई मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके यूएस में उतना लाया जाए, और दूसरा है स्टेबल प्राइसेस, दैट इज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो वहाँ पे बोला गया है कि जो लेबर मार्केट है वो थोड़ा कूल डाउन हो रहा है और इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोला गया है कि भाई मॉडरेट पेस पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मॉडरेट पेस पे चल रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बोला जा रहा है कि अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है कि भाई वो भी एक्सपेंड कर रहा है। प्रॉब्लम का है हाउसिंग सेक्टर, वो बोला जा रहा है कि वीक है, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो भी कमेंट्री आया उससे क्या पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन तो है भाई, मतलब जिस तरह का पहले चल रहा था उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हालात है, ठीक है। पहले के मुकाबले डाउन तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यूएस इकोनॉमी में अभी तक, जो डिटेल्स आ रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूएशन हुआ है ना, उसके कारण ही स्टॉक मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल दिख रहा है जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिरेगा। ओवर वैल्यूएशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके कारण चांसेस है कि गिरेगा। जैसे एआई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है, ठीक। इकोनॉमी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब हालात नहीं है। जीडीपी भी, उन्होंने रियल जीडीपी बोला कि भाई इस साल 2025 में 1.7% रहने का उम्मीद है, और नेक्स्ट ईयर सरप्राइजिंगली बोला है उन्होंने 2.3% 2026 में रियल जीडीपी, जो कि मतलब हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई 2% भी शायद ना हो, लेकिन हाँ अगर 2.3% का उन्होंने बोला है तो अच्छा फिगर है यूएस के स्टैंडर्ड से। लेबर मार्केट वो बोल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल 4.4% है, वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, इस साल के अंत तक 4.5% तक जा सकता है, मतलब वहाँ बढ़ेगा। और नेक्स्ट ईयर से बोल रहे हैं कि वो नीचे आएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर से थोड़ा रिजॉल्व होगा। और ये भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो पीसीई जो प्राइसेस होता है ना, हमारे तो सीपीआई के आधार पे आरबीआई डिसाइड करता है, यूएस में पीसीई प्राइसेस होता है। पीसीई का मतलब हुआ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो फिलहाल वो 2.8% है, और कोर पीसीई प्राइसेस भी 2.8% है। तो वहाँ पे बोले हैं कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न क्या बोला जा रहा है, टैरिफ्स। डायरेक्टली उन्होंने बोला है फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल कि भाई टैरिफ के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन्फ्लेशन का उनका बोलना है कि भाई इस साल के अंत तक 2.9% तक बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर उनका बोलना है कि जो मीडियन प्रोजेक्शंस है वो 2.4% है, मतलब इन्फ्लेशन कम होगा आने वाले महीनों में। और उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं कि ये अबाउट 2% के आसपास उम्मीद है। तो नेक्स्ट ईयर तो 2% नहीं आएगा, उसके बाद उम्मीद है कि धीरे धीरे 2% के आसपास वो जाने लगेगा। नियर टर्म अभी भी वो बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे डाउन साइड रिस्क है, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा और बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन पे अपसाइड रिस्क है, मतलब कि वहाँ पे बढ़ सकता है। और ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए भी है कि ये जो टैरिफ के कारण जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, ये वन टाइम है या फिर उसका असर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बना रहेगा। मतलब जो फेड चेयर है उनका तो बोलना है कि भाई मोस्टली हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम आया है ना, इसके कारण जो प्राइसेस बढ़े हैं वन टाइम बढ़ेगा, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सेटल कर जाएंगी तब तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शुरू का प्रॉब्लम है, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके कारण मीडियम टू लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम दिखने लगा इन्फ्लेशन में, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी मानकर चल रहा है फेड की भाई लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूएस में जो फेड का इंटरेस्ट रेट का मीडियन प्रोजेक्शन है 2026 का, वो है 3.4% कि इतना इंटरेस्ट रेट हो सकता है। फिलहाल ये 3.5 to 3.75% है, और 2027 में बोल रहे हैं कि 3.1% तक नीचे जा सकता है। तो थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। और साथ ही बोला जा रहा है
कि जो शॉर्ट टर्म टी बिल्स है वो भी खरीदा जाएगा, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी आएगा। ठीक, तो ये सब तो हमने यूएस के बारे में समझा। हमें जानना चाहिए यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है ना, यूएस में क्या चल रहा है ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका असर वर्ल्ड के ज़्यादातर जो इकोनॉमीज़ हैं या फिर उनके स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर पड़ता है। और प्लस यूएस में भी बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है ना, पता होना चाहिए कि यूएस में क्या चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो हमें जॉन मेनार्ड केन्स के थ्योरी के बारे में जानना होगा। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, इससे आपको इकोनॉमी को समझने में बहुत मदद मिलेगा। इकोनॉमी में जो बूम और बस्ट आता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है इस इशू को, वो भी आपको समझने में अच्छा खासा मदद मिलेगा। देखिए ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में ना 1930s में, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि भाई जो भी पॉलिसीज़ थे गवर्नमेंट के वो फेल हो गए थे, क्योंकि उस समय क्लासिकल इकोनॉमिक्स चला करता था ना, उसमें था कि भाई फ्री इकोनॉमी छोड़ दो, सभी कुछ खुद ब खुद सही से होता रहेगा ना, एम्प्लॉयमेंट फुल रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, फ्री इकोनॉमी। लेकिन उस समय वो काम नहीं आया था। तो उसी समय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ना जॉन मेनार्ड केन्स, उनका थ्योरी आया, और उसके बाद से वर्ल्ड में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं ना वो उसी थ्योरी को फॉलो करते हैं, और उसका बेनिफिट भी दिख रहा है। तो इस थ्योरी में ये बोला गया कि भाई किसी भी इकोनॉमी का आउटपुट जो है ना, आउटपुट दैट इज़ गुड्स और सर्विसेज का, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो वहाँ पे आपको 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आउटपुट है इन्हीं 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले मैंने आपको बताया था जीडीपी इसी से कैलकुलेट होता है ना, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट परचेज है, और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अगर आप इन 4 चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया, रिसेशन जैसे प्रॉब्लम आ गए, या फिर रिसेशन या फिर स्लो डाउन आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनका कंजम्पशन है काफ़ी कम हो गया धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन प्रॉब्लम आएगा तो स्लो डाउन आ जाएगा, और कंजम्पशन में अगर प्रॉब्लम आ गया तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, क्योंकि भाई उसका सामान ही नहीं बिक रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो और ज़्यादा सामान क्यों बनाएगा, वो भी स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स भी हिट होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इकोनॉमी तो आपका डाउन चला रहा है, तो अब कंट्रोल किसके हाथ में है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने यही बोला है कि जब भी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दिखने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और उसको कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट करेगा उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा और वो भी कुछ करेगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी से अगर आप कोरिलेट करें ना, क्योंकि एक साल हम देखा कि भाई इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो आया, जीडीपी बिल्कुल चला गया नीचे, उस कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया, तो ज़्यादातर जो पैरामीटर्स थे बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले, तो आपने सुना होगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि इकोनॉमी को बचा कर रखा जाए। उसका फ़ायदा मिला ना, पहले इकोनॉमी इसीलिए बचा रहा, आपने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई कंजम्पशन जो था ना हमारा नीचे चला गया था। ठीक है, खासकर अर्बन कंजम्पशन वहाँ पे हिट हुआ, तो उसके कारण पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा था, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए उसके बाद गवर्नमेंट ने, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स किया और उसके बाद जीएसटी कट किया। तो गवर्नमेंट के तरफ से ये सब किया गया ताकि जो इकोनॉमी है उसको एक स्टिमुलस दिया जाए, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और दूसरा, सेंट्रल बैंक उसने अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि भाई जब इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम दिखने लगे तो इंटरेस्ट रेट को आप कम करो ताकि डिमांड बढ़े। ठीक है, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी अच्छा खासा कम किया, उम्मीद है कि थोड़ा शायद और रेट कट करे आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इनफैक्ट काफ़ी कम है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, यही है केन्स थ्योरी। इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम आया तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों आगे आए, दोनों ने अपने तरीके से जो भी कदम उठाना था उसे उठाया। ठीक है, जब भी ये होता है तो इकोनॉमीज़ में ऐसा देखा गया है कि आने वाले समय में इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में एक बूस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है और आने वाले महीनों में इसका और भी ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ समय से कि भाई इंडियन इकोनॉमी का जो हालात है वो आने वाले महीनों में इम्प्रूव करेगा, इसी रीजंस के कारण। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, जहाँ जहाँ भी दूसरे कंट्रीज़ में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है यही किया जाता है। ठीक है, जैसे यूएस
ये यूएस में ये सब कई बार हो चुका है और उसका बेनिफिट भी देखने को मिला है। फिर दूसरे इकोनॉमीज़ में भी जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये सब किया जाता है और इसका बेनिफिट मिलता है। ऑफ कोर्स इसका एक ड्रॉबैक भी है ना, जैसे कि आप इंटरेस्ट रेट जब बहुत कम कर दोगे ना तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, तो फिर से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। ये सब नेगेटिव असर है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है वो आने में, तुरंत नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे। उसी तरह से एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से खर्च बहुत करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब बहुत खर्च होगा तो गवर्नमेंट का जो कर्ज है, कंट्री का जो कर्ज है, या फिर उसको आप फिस्कल डिफिसिट बोल सकते हैं ना, वो आपका बढ़ने लगता है, बजट डिफिसिट बढ़ने लगता है। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को करते वक्त आपको इन चीज़ों को भी कंट्रोल में रखना है। इंडियन इकोनॉमी के साथ एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस दिया, लेकिन फिर भी बजट डिफिसिट देखें या फिर फिस्कल डिफिसिट देखें, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर वहाँ प्रॉब्लम हुआ तब तो फिर इकोनॉमी के हालात धीरे धीरे आप देखेंगे कि ख़राब होंगे, वो नेगेटिव होता है। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उसे अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा है और फ्यूचर में भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में इंडियन इकोनॉमी के हालात और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, कंपनीज़ का भी परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए कंजम्पशन ना, यूएस का मैं आपको पता होगा ना, कंजम्पशन जो है वो पूरे जीडीपी का ऑलमोस्ट 70% होता है, वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। उसी तरह से इंडिया भी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, यहाँ भी जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंजम्पशन से ही आता है। इसीलिए कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट कि भाई यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया, इसको ऊपर ले जाया जाए। इसीलिए टैक्स कट किया गया, जीएसटी कट किया गया, आरबीआई रेट कट कर रहा है कि कंजम्पशन 60% है ना, अगर उसी को आप ऊपर ले जाएंगे, जो अर्बन डिमांड नीचे चला गया था अब ऊपर आने लगा है, धीरे धीरे और ज़्यादा ऊपर आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा, डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनीज़ का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनका सामान बिकेगा तो और ज़्यादा सामान बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो इन सब के कारण अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो एक नेगेटिव है कि भाई यूएस का जो टैरिफ है उसके कारण एक्सपोर्ट में कोई खास बढ़ोतरी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो तो प्रॉब्लम ही चलेगा आने वाले समय में जब तक ये टैरिफ्स हट ना जाए। लेकिन हाँ, कंजम्पशन साइड देखें या गवर्नमेंट का स्पेंडिंग साइड देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट साइड देखें, वहाँ तो चीज़ें एटलीस्ट पॉजिटिव लग रही हैं। तो ओवरऑल यही रीजंस हैं जिसके कारण आप मान कर चलें कि आने वाले महीनों में परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। बट एनी हाउ, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी? जो भी लगता है कमेंट में जरूर मेंशन करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।